नमस्कार। आज हमारे सामने हैं संवैधानिक चिंतन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरान से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज। हम डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की गहराई में उतरेंगे, खासतौर पर संसदीय लोकतंत्र और सामाजिक समानता। इस पर उनका जो जोर था उसे समझने की कोशिश करेंगे जी। तो इस पड़ताल का मकसद है उन खास विचारों और घटनाओं को समझना जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के काम को एक दिशा दी। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने शिक्षा, राजनीति और नैतिकता, जिसे उन्होंने धम्म से जोड़ा, इन सब को मिलाकर एक मजबूत, एक जिम्मेदार लोकतंत्र की बुनियाद रखने की बात की। बिल्कुल। के पीछे आरपीआई अध्यक्ष डॉक्टर रामदास आठवले और महेंद्र निकालजी जी का मार्गदर्शन रहा है। बिल्कुल। तो हम बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों, मतलब मुख्यतः 1907 से 1956 के बीच, उनकी जड़ में सामाजिक बराबरी का विचार हमेशा रहा। उनका एक बड़ा लक्ष्य था भारत में संसदीय लोकतंत्र को सिर्फ लाना नहीं, बल्कि उसे कामयाब बनाना, एक तरह से उसे पुनर्जीवित करना। ये दिलचस्प है। हाँ, और यहाँ एक और बात सामने आती है। वो मानते थे कि लोकतंत्र की कामयाबी के लिए एक प्रबुद्ध वर्ग बहुत जरूरी है, मतलब सोच समझकर नैतिकता से चलने वाले जागरूक लोगों का समूह। अच्छा। उन्होंने प्राचीन बौद्ध भिक्षु संघों का उदाहरण दिया, जो समाज को दिशा दिखाते थे। लेकिन उनका मानना था कि ये परंपरा बाद में, जैसे पुष्यमित्र शुंग के समय, काफी कमजोर हो गई थी। अंबेडकर उसी तरह का एक नैतिक मार्गदर्शन लेने वाला वर्ग फिर से खड़ा करना चाहते थे। तो ये प्रबुद्ध या जागरूक समाज बनाने की शुरुआत फिर कहां से हुई? यकीनन शिक्षा से। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा उनके लिए सिर्फ कोई डिग्री नहीं थी, वो सशक्तिकरण का रास्ता थी। स्रोत में देखें, 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का जिक्र है। हाँ। ये सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था, ये आम लोगों को, खासकर जो वंचित थे, उनको वो वैचारिक ताकत देने की कोशिश थी जिससे वो लोकतंत्र में बराबरी से हिस्सा ले सके। तो शिक्षा एक तरह से नींव बनी और फिर आया वो संविधान निर्माण का वो ऐतिहासिक दौर। सही कहा। 6 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई। और माहौल कैसा था उस वक्त? अखंड भारत का सपना, मुस्लिम लीग की अपनी मांगें और फिर विभाजन का वो दर्दनाक सच। इन सब के बीच काफी बहसों और मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और राष्ट्रपति को सौंपा गया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। और फिर 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ, हमारा गणतंत्र दिवस। यहीं पर बात और गहरी होती है, मुझे लगता है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो इस संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ की व्यवस्था से प्रेरणा लेकर उसे भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति के तौर पर पुनर्जीवित कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल का नजरिया है। और ये सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं था, ये उनके पूरे विजन का, आप कह सकती हैं, केंद्र था। बिल्कुल। उन्होंने इसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी की। देखिए, 4 मई 1955 को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अच्छा। इसका मकसद क्या था? नागरिकों को धम्म संस्कार देना, जिसे हम आज की भाषा में शायद संवैधानिक नैतिकता का संस्कार कह सकते हैं। उनके लिए बौद्ध संघ के जो नियम थे, जो धम्म के सिद्धांत थे, वही एक अच्छी संसद चलाने के आधार थे। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च 1956 को उनकी किताब आई, बुद्ध और उनका धम्म। इसे उन्होंने सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखा, बल्कि संविधान को अमल में लाने के लिए जो जरूरी सामाजिक आचार संहिता है, उसके रूप में देखा। तो ये एक तरह से सप्लीमेंट्री था संविधान का। हाँ, आप कह सकते हैं, एक नैतिक कंपास समाज के लिए। और फिर वो 14 अक्टूबर 1956 का नागपुर वाला बड़ा दीक्षा समारोह, तो क्या वो सिर्फ धर्म बदलने की बात थी या उसका भी कोई जुड़ाव इसी संवैधानिक नैतिकता से था? नहीं। स्रोत के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने इसे साफ तौर पर सिर्फ धर्म परिवर्तन से कहीं ज्यादा बड़ा बताया। उन्होंने कहा कि ये एक नीतिमान लोकशाही समाज, मतलब नैतिक मूल्यों पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की दिशा में कदम है, राष्ट्र को समर्पित एक पहल। अच्छा। एक ऐसा समाज जो संविधान की सिर्फ बात न करे, बल्कि उसकी आत्मा को जिए।
यानी नैतिकता और संविधान बिल्कुल साथ साथ। लेकिन वो राजनीति की जो जमीनी हकीकत है उसे भी समझते थे या उससे ऊपर उड़ गए थे? नहीं, बिल्कुल समझते थे। राजनीति उनके लिए इस नैतिक समाज को बनाने का एक जरूरी औजार थी। 18 मार्च 1956 को आगरा में उन्होंने साफ कहा भी कि बुद्ध के रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं कि वो राजनीति छोड़ देंगे। उनके दिमाग में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई का खाका बिल्कुल तैयार था। एक ऐसी पार्टी जो संवैधानिक तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। राइट। 30 सितंबर 1956 को आरपीआई बनाने का फैसला भी हो गया था। हालांकि पार्टी औपचारिक रूप से बनी 3 अक्टूबर 1957 को उनके महापरिनिर्वाण के बाद। उनके निधन 6 दिसंबर 1956 के बाद। जी। और इतना ही नहीं, लोकतंत्र चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने 1 जुलाई 1956 को एक राजनीतिक प्रशिक्षण स्कूल भी शुरू किया था, ताकि प्रशिक्षित जनप्रतिनिधि तैयार हों। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, डॉक्टर अंबेडकर के लिए शिक्षा, सामाजिक बराबरी, संविधान, वो नैतिक आधार जिसे उन्होंने धम्म कहा, और राजनीतिक सक्रियता, ये सब अलग अलग खाने नहीं थे। ये सब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे, एक मजबूत, समावेशी और सही मायने में काम करने वाले लोकतंत्र को बनाने के लिए। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ कानून की किताब लिखने जैसा नहीं था, ये उस किताब के उसूलों पर चलने वाला समाज गढ़ने जैसा था। धम्म दीक्षा और आरपीआई की सोच ये साथ साथ चल रहे थे। हाँ बिल्कुल। वो जो 14 अक्टूबर 1956 का धम्म दीक्षा समारोह था, उसे उसी नीतिमान लोकशाही समाज को राष्ट्र को समर्पित करने का दिन माना गया। लेकिन फिर दुखद रूप से दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। हाँ, बहुत जल्दी। इसीलिए आरपीआई की जो औपचारिक स्थापना है, वो उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर में की। और तब से लेकर आज तक पार्टी का सफर जारी है। स्रोत बताता है कि एन शिवराज, दादा साहेब गायकवाड़, रासू गवाई जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया। और अब डॉक्टर रामदास आठवले जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। हाँ, और पार्टी को नागालैंड और मणिपुर में राज्य स्तर की मान्यता भी मिली है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में ये सब चीजें जुड़ी हुई थी। सामाजिक सुधार, बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित एक नैतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शिक्षा और संवैधानिक राजनीति, ये सब एक सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी थे। बिल्कुल। और आरपीआई इसी पूरी सोच का, इसी विजन का एक राजनीतिक विस्तार था। इसका मकसद था कि ये जो संवैधानिक और नैतिक मूल्य हैं, वो सिर्फ किताबों में ना रहें, जमीन पर उतरें। तो सार ये निकलता है कि सिर्फ कानून या राजनीतिक ढांचा बना देना ही काफी नहीं है। एक नैतिक और जागरूक समाज का निर्माण भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही। स्रोत बार बार उसी नीतिमान लोकशाही समाज पर जोर देता है। तो आज के समय में हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं से परे जाकर ऐसे समाज को बनाने का या उसे बनाए रखने का असल मतलब क्या है, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।